नमस्कार। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का 4th चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको सर्वप्रथम इसको परिभाषित देख लेते हैं। इसको किया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य अर्थात जनन स्वास्थ्य मतलब जनन के संपूर्ण पहलू के साथ साथ शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य को सामूहिक रूप से जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। इसका महत्व क्या है? जनन स्वास्थ्य के बारे में हमको जानकारी क्यों प्राप्त करनी चाहिए? इसको हमें इसलिए जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि हमें यौन शिक्षा मिल सके, हमें अपने जनन अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उन्हें कैसे स्वस्थ रखना है और कैसे उनका स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा भी और प्राकृतिक विधियों के द्वारा भी। अनचाहा गर्भ जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है उसे कैसा रोका जा सकता है, और किशोरावस्था जिसे हम लोग टीन एज कहते हैं। टीन एज मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 19, 13 to 19 एज को हम लोग टीन एज बोलते हैं। और उस एज में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसे बच्चे समझ नहीं पाते, हार्मोनल चेंज होते हैं, उनके व्यवहार में अचानक बहुत सारे परिवर्तन, एग्रेसिवनेस आ जाती है। वो सब क्यों होते हैं? इन सबको सम्मिलित रूप से हम किसमें पढ़ते हैं? जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर का पूरा नाम वास्तव में ऐसा होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का जनन स्वास्थ्य। देखिए, अब जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि हमारे विश्व की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो 1800 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1800 शताब्दी में 1 अरब, 1900 शताब्दी में 2 अरब हुई और 2000 में वो 6 अरब हो गई। अगर हम भारत की जनसंख्या देखें तो पिछली जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 120 करोड़, 1 अरब 20 करोड़ लोग, जो अतिशय वृद्धि है। स्वतंत्रता के बाद भी डबल ट्रिपल हो गई है। तो इसको हमें रोकना है। अब जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण अब जो है जनसंख्या वृद्धि का है, मुख्य रूप से कारण है सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियों में भी एक और मानसिकता है बेटे की चाह। सभी को किसकी चाह होती है? बेटे की, उनके एक बेटा हो। और यदि बेटी होती है तो उसके बाद भी सबका चाह ही रहती है इसके बाद बेटा हो, और बेटे की चाह में कभी कभी बेटियों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा कारण ये भी होता है कि गर्भ में ही लिंग परीक्षण किया जाता है और गर्भ में यदि पुत्री होती है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है। ये सब कारण से भी जनसंख्या बढ़ती है। और शिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जागरूकता का अभाव, लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे कारण समाज में इतना असंतुलन हो रहा है, राष्ट्र में, विश्व में असंतुलन हो रहा है। अशिक्षा है, उनको जानकारी ही नहीं है। प्राकृतिक विधियों द्वारा, सर्जिकल विधियों द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के ये कारण है। जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता? नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय में सबसे मुख्य पहला विधि जो उपयोग सामान्यतः की जाती है वो हार्मोनल विधि है। इसके अंतर्गत कुछ गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं। सामान्य रूप से प्रचलित गोली है मालाडी और सहेली। इन गोलियों को कुछ निश्चित दिनों तक खाना होता है। जैसे मालाडी एक गोली है, इसे मंथ में 21 दिन खाना होता है। पहली गोली MC के फर्स्ट डे खाना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो वुमेन्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में वुमेन्स में होता है, ह्यूमन बींग्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट डे मालाडी की गोली खानी होती है। उसे 21 डेज तक खाना होता है, उसके बाद रोकते हैं। इसका मंथ में 21 डेज तक अगर इसको खाया जाए तो इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिससे यहाँ से जो अंडाशय वहां से ओव्यूलेशन नहीं होता। 14th डे जो अंडाशय से जो ओव्यूल निकलता है वो नहीं निकलता है। तो ये हार्मोनल विधि है। सेकेंड मेथड है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में कुछ ऐसे बैरियर का यूज किया जाता है जिससे शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन ना हो। इनमें सबसे सर्व प्रचलित है कंडोम। कंडोम में भी जो सबसे प्रचलित और सरकारी सप्लाई में फ्री में सरकारी हॉस्पिटल्स में जो मिलता है उसे बोलते हैं निरोध। उसका उपयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है? गुब्बारे के समान एक बैरियर होता है जिसका उपयोग पुरुष जनन अंगों में निषेचन के समय कवरिंग या टोपी के रूप में किया जाता है, जिससे शुक्राणु उस कवरिंग में ही रह जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं। कुछ मेथड होते हैं सर्जिकल मेथड।
सर्जिकल मेथड में ऑपरेशन के द्वारा उन अंगों को बैरियर किया जाता है। तो ये इनमें दो मुख्य हैं, एक है वसेक्टोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी। इसके बारे में हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वसेक्टोमी पुरुषों में किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में किया जाता है। वसेक्टोमी पुरुषों के जनन अंग है, इसमें ये वास्ट डिफरेंस पाया जाता है। उस वास्ट डिफरेंस को काटकर मोड़कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बनते तो है टेस्टिस में, लेकिन वो वास्ट डिफरेंस के द्वारा यूरिनोजेनिटल ऑर्गन के द्वारा निषेचन के समय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं छोड़े जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तब भी गर्भ नहीं रहता है। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, ये महिलाओं में किया जाता है। महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी के द्वारा ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जिसमें ये है अंडाशय, ओवरी है, ओवरी से अंडाणु बनने के बाद जब फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं तो वही फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, इसलिए इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, फिर उसके बाद मोड़ दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह। इसमें भी इन दोनों वास्ट डिफरेंस को फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु बनते तो हैं और वो यहाँ तक पहुंचते भी हैं, लेकिन काट कर बांध देने के कारण शुक्राणु अगर निषेचन के द्वारा इस मार्ग से यहाँ आते भी हैं तो भी निषेचन नहीं हो पाता, ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिल नहीं पाते और अनचाहा गर्भ नहीं रहता है। ये सर्जिकल मेथड है, इसे नसबंदी का ऑपरेशन भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्या दो जगह टाँका लगाते हैं ऑपरेशन करने के लिए? तो नहीं बच्चों, एक ही जगह से टाँका लगाते हैं और चिकित्सक अपने फिंगर्स के द्वारा यहाँ की फैलोपियन ट्यूब काट देते हैं और फिर दूसरे साइड की काट, जैसे जेब होती है, आपने जेब देखी है, तो जेब में मान लीजिए सामान भरा हुआ है, ये मान लीजिए जेब है, और जेब का ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ से हम लोग हाथ डालते हैं, तो हाथ डाल के हम क्या कर सकते हैं, इसको भी उठा सकते हैं और इसको भी। इस तरह से इन दोनों फैलोपियन ट्यूब को एक ही पोर के द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है, और मेथड है एक और है प्राकृतिक उपाय, निषेचन अनचाहा गर्भ को रोकने का प्राकृतिक उपाय है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले वाले लेक्चर में, ये अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु 14th डे निकलता है, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, और 3-4 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है। जब वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उन्हीं दिनों में, मतलब एमसी के 13, 14, 15, 16 ईयर अबाउट इन्हीं डेज में यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो शुक्राणु इस मार्ग से होते हुए यहाँ पहुंचता है, तभी क्या होता है, गर्भ ठहरता है, अन्यथा नहीं ठहरता। तो यदि प्राकृतिक विधियों के तहत उन विशेष दिनों में 13 to 14, 15, 16, 17 डेज यदि फर्टिलाइजेशन ना किया जाए तो प्राकृतिक रूप से भी अनचाहा गर्भ को रोका जा सकता है। एक और प्राकृतिक रूप से अनचाहा गर्भ रोकने का, उसे बोलते हैं बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन के द्वारा क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, एट द फर्टिलाइजेशन का जो चरम स्थिति होती है उस समय में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम पेनिस बोलते हैं, उससे यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी से बाहर किया जाए तो बाह्य स्खलन हो जाता है। जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु से नहीं मिल पाते, फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं, और इसके द्वारा भी अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। एक होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या होता है बच्चों, कभी कभी जब बच्चा गर्भ में रहता है तो कभी कभी उसकी सोनोग्राफी करते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा सोनोग्राफी की जाती है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चे में कुछ विकृति होती है, कुछ कमी होती है, आनुवंशिक बीमारी होती है, अपंगता होती है, मानसिक मंदता होती है, या फिर उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, उसका वेट कम होता है, तो डॉक्टर्स ये सलाह दी जाती है कि इस बच्चे को इस दुनिया में ना लाया जाए, ज्यादा कष्टदायक। उस समय पर अगर चिकित्सक की सलाह पर यदि गर्भपात कराया जाता है तो उसे बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन इसका आजकल गलत उपयोग किया जा रहा है। एमटीपी बेटा और बेटी की जांच के बाद बेटी होने पर भी गलत तरीके से किया जा रहा है, वो पूर्णतः अवैधानिक है और उसके कभी भागीदार आप और हम ना बने। एक और टर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम्स में, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एड्स और गोनोरिया। इस एड्स के बारे में डिटेल आप 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम इसके शॉर्ट में इसके बारे में बता देते हैं। एसटीडी
ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऐसी बीमारियां जो जनन अंगों के द्वारा एक से दूसरे में पहुंचती हैं उसे क्या बोलते हैं, एसटीडी। और इसमें दो मुख्य बीमारी हैं, गोनोरिया और एड्स। गोनोरिया को हिंदी में सूजाक बोलते हैं। ये फीमेल बॉडी से मेल बॉडी में रिप्रोडक्शन के समय, निषेचन के समय पहुंचता है। गोनोरिया या सूजाक में जो उसकी मूत्र जनन नलिका होती है उसमें इन्फेक्शन और सूजन हो जाती है। जब संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ से इन्फेक्शन इस वृषण और अधिवृषण में भी पहुंच जाता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। किसके उपचार के लिए, गोनोरिया के उपचार के लिए। और एक ये जीवाणु या बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं गोनोरी, उसी के द्वारा गोनोरिया फैलता है। एक और होता है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा उपार्जन जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एड्स के कारण व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो एड्स के कारण नहीं मरता है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण उसको कई सारे रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है। एड्स होता किसके द्वारा है, एक ये विषाणु होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस विषाणु, इसके द्वारा ये फैलता है। कैसे फैलता है, ये फर्टिलाइजेशन के समय जनन अंगों से एक से दूसरे जनन अंगों तक फैलता है और इसका इलाज नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश पर हावी हो रही है, सभी जगह हावी हो रही है, इसलिए उन्मुक्त लैंगिक संबंध बनाने के कारण भी ये बहुत तेजी से हमारी इस शताब्दी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको रोकने का उपाय जो हमने अभी अभी चर्चा की ना, कंडोम का इस्तेमाल करके, ये यांत्रिक विधि है ना जिसमें कंडोम का इस्तेमाल करके बहुत हद तक हम किसको रोक सकते हैं, एड्स को फैलने से रोक सकते हैं। शारीरिक संबंध उसी व्यक्ति से बनाया जाए जिससे ये रोग ना हो, या फिर कंडोम का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि रोकने की एक और विधि होती है, उसे बोलते हैं IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये ऐसी युक्ति होती है जिसे यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। आप लोगों ने सामान्य तौर पर नाम सुना होगा कॉपर टी। कॉपर टी को चिकित्सकों द्वारा इस यूटेरस के फैलोपियन ट्यूब में टी आकार का रहता है, ऐसा इस टी आकार के यंत्र को महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण निषेचन के द्वारा शुक्राणु अगर वहां पहुंचते भी हैं तो पहले तो कॉपर के कारण निष्क्रिय होने लगते हैं और दूसरा ये टी आकार फैलोपियन ट्यूब में उनको जाने से रोकता है, जिसके कारण भी अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। थैंक यू।